नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। लल्लन टॉप निकला है उत्तर प्रदेश के दौरे पर ज़मीन का बयान सुनने के लिए, और बयान सुनते सुनते हम पहुंच गए चौथे ज़िले में। गाज़ियाबाद, मेरठ और बागपत के बाद हम शामली में हैं। हमारे साथ हमारे इस बातचीत के मेहमान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री, या अपने बुंदेली लहजे में कहूँ तो काबीना मंत्री, गन्ना विभाग से जुड़े हुए सुरेश राणा जी, जो थाना भवन से विधायक भी हैं और लगातार दूसरी बार चुनाव जीते, सुर्खियों में लगातार रहे हैं अलग अलग वजहों से। तो जो इनकी यात्रा है राणा जी की, उस पर बात करेंगे। जो विवाद हैं, जो उपलब्धियां हैं, सब तसल्ली से जानेंगे। और जो जनता ने सवाल पूछे हैं, क्योंकि गन्ना प्रकट तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और अगर थोड़ा परोक्ष भी कहें तो पूरा तराई की बेल्ट तक एक मुद्दा है, तो सवाल भी खूब आए हैं, कुछ शिकायतें हैं, कहीं कहीं प्रशंसा के स्वर भी हैं। तो हम लोग जान ही लेते हैं मंत्री जी से कि क्या हुआ और क्या होना बाकी है, और इनका अपना पक्ष क्या है। हाल में आप दिल्ली से छपने वाले तमाम अखबारों के पेज 1 पर आपका जिक्र आया। वो जिक्र आया जब ये निर्देश आया कि जो माननीय हैं उनके खिलाफ मुकदमे सरकार की संस्तुति से ऐसे ही वापस न ले लिए जाएं, हाई कोर्ट का उसमें दखल रहे। तो मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्योंकि 2013 में जब यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसके बाद तमाम मुकदमे लदे थे, आप गिरफ्तार भी हुए थे, उसके बाद ज़मानत पर बाहर हुए। तो अब हाई कोर्ट में है मामला कि वो रिव्यू करेगा, तो आपका क्या सोचना है इस पर? नहीं, सबसे पहले तो मैं, चूँकि माननीय न्यायालय का हम सब लोग सम्मान करते हैं और न्यायालय के प्रति हम सबकी आस्था है, तो न्यायालय का जो भी फैसला है वो हम सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुजफ्फरनगर की बात है, तो मुजफ्फरनगर में 2013 में जिस तरह से राजनीतिक आधार पर और निर्दोष लोगों का उत्पीड़न हुआ था, निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे, और तो और गांव की वोटर लिस्ट रख कर के पूरे गांव को मुलजिम बनाया गया था सरकार में बैठे लोगों के दबाव के आधार पर। और बहुत से लोग तो ऐसे थे कि उनके खिलाफ FIR हुई है, लेकिन वो दुनिया में है ही नहीं। सदन में बहस होती थी तो मैं कई बार इस विषय को बहुत मजबूती के साथ सदन में उठाता था। जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनका नाम भी FIR में शामिल था। तो इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि बिना किसी जांच के, बिना किसी परख के, केवल राजनीतिक आधार पर लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए गए थे। और हम सब जानते हैं कि दंगा कराने में जिनकी मुख्य भूमिका थी वो लोग सरकार में बैठे हुए थे। किसकी मुख्य भूमिका थी? सरकार में बैठे लोगों की मुख्य भूमिका थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दंगे के आरोपी थे, उन दंगे के आरोपियों को, जिन्होंने दंगे की सारी रचना रची थी, उन तमाम लोगों को सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ बुलाया जाता था। बाकी निर्दोष लोगों का, थोड़ा मंत्री जी खुल के बात करेंगे तो दर्शक भी, किन लोगों को विमान में बिठा के बुलाया जाता था? नाम लेके, आप तो अब सरकार में हैं, आपको किस बात का भय है? मैं जो भी बोलता हूँ स्पष्ट ही बोलता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने दंगे की रचना रची थी, ऐसे हमारे कई सारे लोग थे जिनको विशेष विमान से, सरकारी विमान से लखनऊ बुलाया गया, और सीधे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आवास पर उन सब लोगों के फोटो अखबार के माध्यम से हम सब लोगों ने देखे। जो दंगे के आरोपी थे, जिन्होंने सहारनपुर में बड़ा दंगा कराया, ऐसे तमाम लोगों के फोटो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ छपे थे। तो बड़ा स्पष्ट था, सदन में भी बड़ी बड़ी चर्चा हुई। चैनलों को भी बाधित करने की कोशिश की गई। चैनलों ने जब स्ट्रिंग दिखाना शुरू किया तो बहुत सारे चैनलों पर दबाव बनाया गया, सच्चाई ना उजागर हो जाए, उनके चेहरे स्पष्ट ना हो जाएं, इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया पर भी दबाव बनाने का काम किया गया। सरकार में बैठे मंत्री सीधे फ़ोन करते थे। शुरुआत थी कि एक बहन के साथ छेड़छाड़ होती है, भाई छेड़छाड़ का विरोध करता है, लोग भाई की हत्या कर देते हैं। ये मांग होती है कि जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, पुलिस चाहती है गिरफ्तारी हो, लेकिन सरकार में बैठे लोगों के द्वारा टेलीफोन होता है कि इनको तुरंत छोड़ दिया जाए। मौके पर पकड़े हुए लोगों को सरकार में बैठे मंत्री के इशारे पर छोड़ा जाता है। कुल मिलाकर के पूरी तरह समाजवादी पार्टी सरकार ने जिस तरह से 300 से ज़्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में उस कार्यकाल में हुए, सबको स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या थी। उनके पास विकास नहीं था, उनके पास था तो केवल दंगा था। उसी में हम लोगों के ऊपर भी मुकदमे हुए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर रासुका लगाई। रासुका मतलब राष्ट्र सुरक्षा कानून, जो उन लोगों पर लगती है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो, रासुका लगाई।
जब हम माननीय न्यायालय में पहुंचे, हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्या आधार है रासुका लगाने का, और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ही हमारी रासुका को हटाया गया। तो मैं तो समझता हूं, मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, यदि मुझे 70 दिन जेल में रहना पड़ा रासुका के कारण, और माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि रासुका का कोई आधार नहीं है, रासुका नहीं बनती, रासुका का कोई कारण नहीं बनता, तो उस समय तो मुख्यमंत्री जी को, उस समय के मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी जनता से, जिन जनताओं ने मुझे चुन के भेजा है, जो मेरे मतदाता हैं, जिनका काम प्रभावित हुआ, जिन लोगों का काम प्रभावित हुआ, ऐसे लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई है और हमने गलत तरीके से लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए हैं। गांव के गांव किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, गांव के गांव वोटर लिस्ट सामने रख करके जिस तरह से मुकदमे कायम किए, मैं कह सकता हूं कि जितना उत्पीड़न वो कर सकते थे, जिन लोगों ने दंगाइयों का विरोध किया, जो दंगाइयों को रोकना चाहते थे, जो सद्भाव चाहते थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम करने का काम उस सरकार ने किया था। आप जिन दंगों का जिक्र कर रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का मामला आया, उन दंगों में बहुत स्पष्ट तौर पर दो पक्ष थे। उनमें से जिस एक पक्ष को आपने बताया कि वो उत्पीड़ित हुए, सब हुए, वही पक्ष बहुत मुखरता से कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र थाना भवन में भी और इस पूरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है उसमें रसूख भी खूब है और उनका विरोध भी खूब मुखर है। नहीं, जहाँ तक कृषि कानून के विरोध की बात है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम सब, चूँकि मैं भी किसान हूँ, मैं मंत्री बाद में हूँ, पहले किसान हूँ और एक सामान्य किसान का बेटा हूँ, और मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी विधेयक लाए गए वो सब किसान के हित में लाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शुरू में ये आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू में लगता था कि किसान किसी कन्फ्यूजन के कारण या किसी अच्छे सुझाव के कारण अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन तत्कालिक ही राजनीतिक दलों के द्वारा किसान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना शुरू कर दिया। जो पार्टी ये बोलती थी कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन चाहते हैं, जो पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कहते थे हमारे 12 राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार यदि नहीं आती तो हम 12 राज्यों में उनमें एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे, वही राहुल गांधी जी इसका विरोध करते हैं। कुल मिलाकर के भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कुछ लोगों ने चलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब कोई कानून पास होता है, कोई विधेयक आता है, संसद में बहस होती है, राज्यसभा में बहस होती है। कहाँ होती है मंत्री जी आजकल बहस? और मैं तो धड़ल्ले से बिल पास होते हैं, शोर शराबा होता है और दे धड़ाधड़ बिल पास होते हैं, चर्चा तो होती ही नहीं है। न पक्ष चर्चा कराता है, न विपक्ष चर्चा कराता है। आपने लगातार लाइव किया है, और यदि उस समय की आप देखोगे, क्योंकि मेरी आदत है जब सदन चलता है तो मैं कुछ विशेष जो मुद्दे होते हैं उन पे जरूर देखता हूँ। उस समय जब सदन चल रहा था तो लगातार कृषि मंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, हमारे बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया कि इस पर हम पूरी तरह बहस को तैयार हैं, हम सारे तथ्य रख रहे हैं। सरकार ने पूरे तथ्य रखे और पूछा इसमें जहाँ विरोध है आप हमें बताइए, हम उसमें संशोधन करेंगे। तो कुछ जिम्मेदार लोग जो बाद में इसके विरोध में खड़े हुए वो विदेश घूम रहे थे, उनके पास फुर्सत नहीं थी किसान के लिए वहाँ बोलने की, उनके पास फुर्सत नहीं थी अपनी बात को तथ्य के आधार पर रखने की। विरोध करना, विरोध में बोलना, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का एक अंग होता है। कौन कर रहा है ये राजनीति? क्योंकि आपके वेस्टर्न यूपी से तो तमाम किसान बैठे हैं गाजीपुर में, या पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई ये कहता है कि इस कानून में ये कमी है, तो बड़ा जिम्मेदार चैनल है जिस पे मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरा निवेदन ये है, चूंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे पास भी जिम्मेदारी है, तो मेरा स्पष्ट मत ये है कि यदि हमें कोई परेशानी है, कोई सुझाव हमारे पास है और सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तब ये विषय बनता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं एक कोल की दूरी पर हूँ, कृषि मंत्री ने 12 बार बात की, लगातार पार्टी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, कृषि मंत्री जी ने कहा, किसी के पास कोई भी सुझाव है जिससे किसान की आमदनी बढ़ सकती है, उस सुझाव को मानने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं समझता हूं फिर बातचीत के रास्ते से बेहतर कोई रास्ता हो नहीं सकता।
आपके पास बेहतर सुझाव है, आइए, आपका स्वागत है। हम भी चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं किसान की आमदनी बढ़े। यदि आप भी चाहते हो किसान की आमदनी बढ़े तो जो फॉर्मूले आपके पास है किसान की आमदनी बढ़ाने के, जो आप चाहते हो, टेबल पर आकर के बात करिए। चलिए आमदनी पे ही बात कर लेते हैं। आप गन्ना मंत्री हैं, 2017 में आपकी सरकार आती है, 2021 चल रहा है, गन्ने का रेट 325 रुपये, जो सबसे उन्नत किस्म है। पिछले 4 साल से यही रेट है। मुझसे किसानों ने पूछा कि मंत्री जी से ये पूछिएगा कि प्रॉमिस तो था कि आय दुगनी करेंगे, प्रॉमिस तो था कि 400 रुपये कुंटल देंगे, तो 4 साल से दाम क्यों नहीं बढ़ाया गन्ने का, अगर आय बढ़ाने की बात है तो? नहीं, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ सच में, कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान हो, धान किसान हो, गेहूं किसान हो, आलू का किसान हो या मक्का का किसान हो, जो भी किसान है, भारी परिश्रम करके और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, मोदी सरकार के साथ, योगी सरकार के साथ, किसान ने पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए, बहुत परिश्रम करते हुए और खाद्यान्न उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसके लिए मैं किसान भाइयों का पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने कहा गन्ने के भाव की बात। जब हम उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे, सबसे पहले आते ही हमने गन्ने का भाव बढ़ाया था। 10 रुपया कुंटल आते ही हमने पहले ही वर्ष गन्ने का भाव बढ़ाया था। फिर हमने, सबसे बड़ी हमारी जो जंग थी वो इस बात को लेकर के थी कि गन्ना मंत्री मैं बना, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली और मुझे अब तक याद है, उस बैठक में मैं था। उन्होंने पूछा, ये बताओ कि गन्ने का भुगतान कैसे होगा। जब मैं मंत्री बना तो उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों का बकाया था, 8 वर्षों का, और किसान लगातार भुगतान के लिए परेशान रहता था, धरना करता था, विधानसभा के बाहर गन्ने की होलियां जलाई जाती थी लगातार। और जो मील के बाहर धरना चलता था तो इसलिए नहीं चलता था कि गन्ना भुगतान चाहिए, इसलिए चलता था कि पिछले साल का भुगतान चाहिए। इस साल की कोई लड़ाई नहीं, हमें पिछले साल का भुगतान दे दो। आप शामली जिले में हैं, मैं शामली जिले की गोगर चीनी मिल है उसकी बात करता हूँ। बागपत जिले में तो परमानेंट मिल के बाहर तंबू रहता था, परमानेंट धरना चलता था और इस बात का चलता था पिछले साल का हमारा भुगतान करा दो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारी प्राथमिकता पहले रहेगी कि हम भुगतान को फोकस करके भुगतान को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पिछली सरकार के समय का बकाया 12,500 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान योगी सरकार ने कराने का काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में, मैं 15-16 की बात करता हूं, 15-16 में उत्तर प्रदेश में पूरे साल में 18,003 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा गया। मानो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में 2015 में 18,003 करोड़ रुपए पहुंचे। इसी साल की यदि मैं बात करूं, इसी साल जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में ही हमने उत्तर प्रदेश में 35,800 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पिछले वर्ष का 1 पैसा पूरे उत्तर प्रदेश में बकाया नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में। इस साल का भी हम लोग लगभग 82% भुगतान कर चुके हैं। ये आंकड़ा जो आप 82% का दे रहे हैं, ये सरकारी मिल का दे रहे हैं या ओवरऑल दे रहे हैं? मैं ओवरऑल मिल का दे रहा हूं, 120 चीनी मिलों का दे रहा हूं। और इसके लिए मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, बधाई दूंगा योगी जी को। उसका कारण है, जब यूपीए सरकार थी तो चीनी की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 15% थी। बाहर से चीनी आती थी, मानो 2000 की चीनी पाकिस्तान से चली तो वो 2300 रुपये में हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो बाहर की चीनी 50 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है बाहर से ला करके हिंदुस्तान में डाल दी, रिफाइन करी। हमारी चीनी से वो मंदी पड़ती थी। कुल मिलाकर हमारे पूरे मार्केट को ध्वस्त करने का काम यूपीए सरकार ने किया, किसानों को पूरी तरह बर्बाद करने का काम यूपीए सरकार ने किया। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि किसानों का एक डेलीगेशन मोदी जी के पास गया था, मैं भी उसमें शामिल था। हम लोगों ने मांग की थी और वो राजनीतिक आधार से ऊपर उठ करके गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान थे, बीकेयू के भी लोग थे, अन्य दलों के भी लोग थे। हम लोगों ने मांग की थी कि इंपोर्ट ड्यूटी को आप 15% से बढ़ा करके 25% कर दो, जिससे बाहर से चीनी ना आ पाए और यहीं की चीनी से मजबूती के साथ उसकी बिक्री होगी तो किसान को उसका लाभ होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से 25% नहीं बल्कि 15% से 100% करने का काम किया है।
आज यदि 2200-2300 रुपये में चीनी ब्राज़ील से चलेगी या 2200-2300 में पाकिस्तान से चलेगी, तो भारत में यदि कोई वो चीनी लाना चाहेगा तो उसकी कीमत होगी 4400 रुपया। 2300 लाएगा तो 4600 रुपया। यानी कि बाहर से चीनी आने का मार्ग पूरी तरह इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। किसान खुशहाल रहे, इसलिए एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये बड़ा फैसला है और मैं तो ये कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आदरणीय मोदी जी की नीतियाँ, आदरणीय योगी जी की नीतियाँ यदि हमारे साथ खड़ी ना होती तो आज कोरोना काल में हम इस करंट सीजन में किसी सूरत में 82% भुगतान गन्ने का ना कर पाते। मैं आपके चैनल पर इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी, मैं शायद अपना सवाल स्पष्ट ढंग से रख नहीं पाया, इसलिए दोहरा देता हूँ। 325 रुपये ये आपने 2017 में आते ही बढ़ाया 10 रुपये, और तब से लेके अब तक वही मूल्य टिका हुआ है। पूरे सब ज़िलों में जो गन्ना उत्पादक हम गए हैं, उन्होंने बार बार कहा कि गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा। डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई बढ़ी 4 साल में, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। सीधा सवाल है, गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा? मैंने बाकी आपकी सब बातें मान ली कि भुगतान हुआ, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सब चीज़ें मान ली, पर ये तो बड़ा सीधा सवाल है जो किसान जानना चाहता है, गन्ना उत्पादक सभी समाज का, कि रेट क्यों नहीं बढ़ा 325 से 1 भी रुपये? नहीं, मैं किसान भाइयों को पूरी तरह से आपकी तरफ से एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पूरे किसान भाइयों से संवाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम रखा 4 दिन पहले, और भी 4 दिन पहले लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर संवाद का कार्यक्रम हुआ। खुल करके किसान बोला। शायद पहली बार बहुत किसान भाइयों ने कहा कि पहली बार ऐसा अवसर है कि हम 5 कालिदास मार्ग में बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कह पा रहे हैं। 42 मिनट किसान बोले और 20 मिनट मुख्यमंत्री बोले, यानी कि जस्ट डबल समय किसान भाइयों को मिला। और जो विषय आपने कहा, वहाँ भी कुछ किसान भाइयों ने कहा कि गन्ने का यदि मूल्य बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। सरकार के बहुत सारे कामों की तारीफ की, सरकार के अच्छे कामों की बहुत प्रशंसा किसानों ने की, और माननीय मुख्यमंत्री ने वही बोल दिया कि किसान भाइयों की मांग है तो हम गन्ने के मूल्य में भी वृद्धि करेंगे। कब करेंगे? इसका एक प्रोसेस है, हम प्रोसेस पर चल रहे हैं। तो फिर लगे हाथ तो गन्ना उत्पादक किसानों को ये भी बता दीजिए कि कितनी करेंगे, क्योंकि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है। मैं तमाम किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम वो करेंगे, हम कर भी रहे हैं। क्योंकि चुनाव भी है इस साल, तो प्रयास तो हो ही रहे हैं। सप्लीमेंट्री बजट, बहुत सारे ऐलान, नहीं, चुनावी घोषणाएं, इसको आप चुनाव के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। उसका कारण 4 साल वेट क्यों किया? उसका कारण है, मैं स्पष्ट बताऊंगा। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं गन्ना मंत्री के कारण ये बात बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 7 से 12 तक 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया, 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया। बहन जी की सरकार थी। 12 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार थी। 11 चीनी मिलों को बंद किया। मानो 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में यदि मैं काउंटिंग करूं तो 30 शुगर मिलों को बंद कर दिया, चूंकि उनका किसान से कोई मतलब नहीं था। हमारे सामने भी बड़ा संकट था, कोरोना की भी परिस्थिति आई, लेकिन मैं बधाई दूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि संकल्प के साथ उन्होंने कहा एक भी शुगर मिल बंद नहीं होनी है। और मैं आपको आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये सूचना देना चाहता हूं, हालांकि किसान भाइयों को सारी चीज़ें मालूम है, जो मैं बोल रहा हूं उससे ज़्यादा मालूम है। उत्तर प्रदेश में हमने रमाला, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली है जी, रमाला में हमने नई शुगर मिल देने का काम किया, जो पिछले 35 साल से उसकी मांग थी। पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था, पिछली सरकारों ने पूरी पूर्वांचल से चीनी को समाप्ति कर दिया था। हमने पिपराइच में नई मिल दी, हमने मुंडेरवा बस्ती में नई मिल दी, हमने मोहिद्दीनपुर मेरठ में है, आप मेरठ होके आए हैं, मोहिद्दीनपुर की हमने क्षमता वृद्धि की। हमने 6 साल से बंद थी बुलंदशहर की वेब शुगर मिल, हमने उसको चलाया। हमने चंदोसी 10 साल से बंद थी, उसको चलाया। हमने 10 साल से दया शुगर सहारनपुर थी बंद थी, उसको चलाया। हमने 18 चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि की। जहां वो सरकारें 30 चीनी मिलें बंद करती है, हम नई चीनी मिलें लगाते हैं और 1.5 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि करते हैं। समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश में 66 करोड़ कुंटल गन्ने की पिराई होती थी। आज उत्तर प्रदेश में
112 करोड़ कुंटल गन्ने की पिराई हम लोगों ने की है। नंबर 1 हम देश में नंबर 1 है। जब हम आए थे, इसके लिए मैं किसान भाइयों का अभिनंदन पहले करूंगा, अपने वैज्ञानिकों का अभिनंदन करूंगा। जब हम सरकार में आए थे तो उत्तर प्रदेश में 66 टन पर हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन था। आज उत्तर प्रदेश में 81 टन पर हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन है। इसमें हमारे वैज्ञानिकों का बहुत मैं अभिनंदन करूंगा। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो तकनीक है, और विशेषकर योगी जी ने जो किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का अभियान चलाया है, उसका भी बड़ा फायदा किसान भाइयों को मिला है। आपने जैसे भाव की बात कही, चूंकि मैं छोटे किसान का बेटा हूं, मैं देखता था कि जो किसान मील पर गन्ना डालता है, यदि 10 किलोमीटर से कम की उसकी दूरी है, मतलब मील से उसके सेंटर की, तो भी उसको 8 रुपये 75 पैसे कुंटल किराया कटता था उसके। हमने स्टडी की कि 10 किलोमीटर में कितना खर्चा आता होगा। हमने संशोधन किया और आदरणीय योगी जी के निर्देश पर उस किराए को हमने 42 पैसे प्रति कुंटल प्रति किलोमीटर करने का काम किया। यानी कि जो 10 रुपये बैठता था, 8 रुपये 75 पैसे बैठता था, वो 42 पैसे के हिसाब से 4 रुपया 20 पैसे बैठने लगा। किसान को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किराया घटाकर लाभ पहुंचाने की कोशिश हम लोगों ने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने सारे काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो काम करने का काम हमने 4.5 वर्षों के अंदर किया है। पिछले बार 60 वर्ष बोलते हो तो 60 वर्ष में तो फिर कल्याण सिंह जी की सरकार भी आ जाएगी, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार भी आ जाएगी, राजनाथ जी की सरकार भी आ जाएगी। आप ही की सरकार थी। हम संशोधन के साथ आगे बढ़ते हैं। जो राजनाथ जी के सुझाव है, जो राम प्रकाश गुप्ता जी के सुझाव है, जो कदम उन्होंने बढ़ाए, उनको लागू करने वाली सरकार चाहिए थी। उनको लागू करने वाली सरकार आई है। अच्छा। और हम उसको लागू करने वाली सरकार है तो हमने लागू किया है। ठीक है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया गया बयान था कि 14 दिन के अंदर भुगतान होगा। निश्चित रूप से हमारी मंशा में कोई खोट नहीं है। क्या 14 दिन के अंदर भुगतान हो रहा है? 96 महीने का बकाया था जब हम सरकार में आए थे। जी। आज उत्तर प्रदेश की किसी भी शुगर मिल पर, जिसकी हालत समझो कि हमारे यहाँ, मैं पहले आपको मिल का कैलकुलेशन बताता हूँ। जी बताइए। हमारे यहाँ 120 चीनी मिलें हैं। आज 50 से ज़्यादा चीनी मिलों का भुगतान 100% है। 40 शुगर मिलों का भुगतान 60 से लेकर के और 100% के बीच में है। बाकी जो 30 मिलें बचती है, उनमें हमारा एक बजाज ग्रुप है, एक सिंभावली ग्रुप है, एक हमारा मोदी ग्रुप है, कुछ 1, 2, 4 एकल मिले हैं, एरा है, गडोरा है, शामली है, ऐसी कुछ एकल मिले हैं। तो मैं सारा का यदि कैलकुलेशन करता हूं तो लगभग 20 चीनी मिलें बैठती हैं। यदि इन 20 चीनी मिलों को मैं छोड़ दूं, जिन पर भी हम बहुत ज़बरदस्त प्रयास कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भुगतान की स्थिति बेहद अच्छी है। चलिए, आप दावा कर रहे हैं मंत्री जी, भुगतान की स्थिति बहुत अच्छी है। आपका विधानसभा क्षेत्र है थाना भवन। थाना भवन की जो चीनी मिल है, ये 11 अगस्त का आपके विभाग का आंकड़ा है। इसी बरस का 271 करोड़ रुपए थाना भवन का बकाया है किसानों पे। ऊन का 135 करोड़ बकाया है और शामली की चीनी मिल का 190, टोटल होता है 598 करोड़ रुपए जो बकाया है। ये मैं सिर्फ आपके विधानसभा और आसपास की बात कर रहा हूँ, अभी पूरे प्रदेश की नहीं। आप प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं मंत्री जी, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना आपसे कह सकता हूँ कि आपकी ही पार्टी के विधायकों से जब मेरी चर्चा हुई तो बजाज हिंदुस्तान शुगर की 14 मिलें हैं, आपको तो जानकारी होगी, आपका विभाग है। लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और देवरिया में। यहाँ पर आपको भी पता होगा कि भुगतान की क्या स्थिति है बजाज की चीनी मिलों में। मलकपुर वाली जो मिल है, वहाँ पर भुगतान की क्या स्थिति है आपको भी जानकारी होगी। मैं अब एक ईमानदार बात कह देता हूँ सबके सामने। हमें किसान मिले, लोकदल से जुड़े हुए जो किसान थे वो खूब आक्रामक थे। जो लोकदल से जुड़े किसान नहीं थे, उन्होंने बाकायदा कैमरे पे कहा, लल्लन टॉप के वीडियोस में है, कि नहीं, हालात पहले से बेहतर हुए। फिर मैंने अधिकारियों से भी बात की, समझने की कोशिश की, तो इस बात में कोई शक नहीं है, और ये बात मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, कि गन्ने में काम हुआ है।
लेकिन जब मैं ओवरऑल आपके पोल प्रॉमिसेस देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही दावे कर दिए गए थे, ज़्यादा ही जगहों पे कह दिया गया था कि चीनी मिल खुलेगी, ज़्यादा ही जगहों पे कह दिया गया था कि अगली बार आऊँगा तो फलाने मिल की चीनी की चाय पीऊँगा। ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा सा पोल प्रॉमिसेस कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि आपको तो वस्तुस्थिति पता थी, आप तो इसी विभाग से हैं। तो जब आप 2017 में प्रॉमिस कर रहे थे तब तो आप बता देते ना जनता को कि देखो भाई इतना बकाया है, जो 14 दिन की बात की है उसको होने में इतना समय लगेगा, और जो दाम की बात कही, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे आपके भाषणों की कतरने हैं मंत्री जी, जिसमें आपने कहा है कि देखो सपा सरकार ने 4 साल दाम नहीं बढ़ाया और 5वें साल एकदम से इन्होंने दाम बढ़ा दिया कि चुनाव आ गए। एग्जैक्टली वही चीज़ आप कर रहे हैं। रमाला में आपने बहुत शानदार चीनी मिल बनाई, देश को देखना चाहिए। क्या रमाला जैसी दूसरी चीनी मिलें नहीं हो सकती? क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारी चीनी मिलें भी हैं जो बहुत जर्जर हालत में हैं। आपका नहीं, मैं चूँकि सबसे पहले तो आपको उस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत तथ्यों के साथ सवाल पूछा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरे, मैंने कहा, अभी मैंने जवाब दिया था, आपने सुना होगा कि हमारे 3 या 4 ग्रुप ऐसे हैं। उन चीनी मिलों का नाम मैंने बोला, मैंने कहा बजाज ग्रुप, मैंने कहा सिंभावली ग्रुप, मैंने कहा मोदी ग्रुप, 2-4 एकल मिले। अब उनकी आप समस्या समझिए, बताइए। है क्या कि जब जब भी लगा कि किसानों को भुगतान में कुछ कठिनाई है, तब तब केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम आगे बढ़ाए। कई बार केंद्र सरकार ने शुगर मिलों को इस शर्त पर कि पैसा सीधा किसानों के खाते में हम लोग देंगे, पैसा उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5500 करोड़ रुपया, जो इतिहास का सर्वाधिक है, शुगर मिलों को उपलब्ध कराया। वो चुनावी लोन के तौर पे। हाँ, वो चुनावी वर्ष नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूं हम चुनाव के लिए काम नहीं करते। हम चुनाव भी एक है, लेकिन हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, किसान हमारे एजेंडे में प्रमुखता के साथ है। बहुत सारी शुगर मिलों को उसमें शर्त ये थी कि पैसा शुगर मिलों को नहीं मिलेगा, पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा, तो हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा दिया। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन ग्रुप का बैलेंस शीट माइनस में थी, उन ग्रुपों को हम वो पैसे में का भी लाभ उन ग्रुपों को नहीं मिल पाया। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है जो हमने नया लगाया है, वो है एस्क्रो अकाउंट। हमने लगाया है कि हम कोई भी चीनी मिल यदि 1 रुपये की चीनी बेचेगा तो उसे 85 पैसा हर सूरत में किसान के खाते में देना पड़ेगा। अब हमने एक कदम और आगे बढ़ाया, हमने कहा केवल चीनी नहीं, सीरा, बिजली, जो भी सामान, जो भी बायो प्रोडक्ट यदि शुगर मिल में बनने वाला वो बेचेगा तो उसे 85% उसका गन्ना किसानों के खाते में भेजना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो एक नारा हम लोगों ने दिया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, आदरणीय योगी जी ने दिया था कि हम किसानों के भुगतान की समस्या को परमानेंट समाधान करने के लिए शुगर मिलों को एथेनॉल के साथ जोड़ेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 2018 तक उत्तर प्रदेश में एक भी चीनी मिल बी हैवी मोलाइसिस से एथेनॉल नहीं बनाती थी। आज उत्तर प्रदेश में 55 चीनी मिलें बी हैवी मोलाइसिस से एथेनॉल बना रही हैं। और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, बहुत स्पष्ट मन से आपसे बात करने के लिए बैठा हूं कि उस एथेनॉल के कारण ही, उस पॉलिसी के कारण ही मोदी योगी के आज हम इस करंट सीजन में कोरोना काल के बावजूद भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की स्थिति खराब होने के बावजूद भी, हम लोग आज 82% भुगतान जो कर पाए हैं उस सरकार की बेहतर पॉलिसी के कारण कर पाए हैं। आप यदि चीनी मिलों में जाओगे, आप लगातार घूम रहे हो, तो आप देखना कि चीनी की स्थिति क्या है। एथेनॉल के प्रोडक्शन के आधार पर हम लोगों को थोड़ी ताकत मिली है और उस आधार पर ही हमने 82% भुगतान सुनिश्चित किया है। आदरणीय योगी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो 18% भुगतान बचा है उस भुगतान को हम सीजन चलने से पहले पहले मिलों से कराएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा किसान भाइयों का सुझाव आया है कि गन्ने के मूल्य को बढ़ाना है, उन्होंने कहा हम गन्ने का मूल्य भी बढ़ाएंगे। हम भुगतान सत्र से पहले कराएंगे। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 20 अक्टूबर तक चलाएंगे। हर काम किसान के हित में। और दूसरी बात,
मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि ऐसा लगता है किसान भाइयों को कि भाई अभी कुछ मिलों के भुगतान में गुंजाइश है, कुछ मिलों के भुगतान में कोताही है, मैं विश्वास दिलाता हूँ हम लोगों ने पूरी सख्ती कर रखी है। हम जितनी सख्ती कर सकते हैं उतनी सख्ती कर रखी है। एक एक रुपए के भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए योगी जी की पर डे मॉनिटरिंग होती है। पर डे आपको मैं अपना मोबाइल अभी दिखाऊंगा तो आप देखना कि पर डे की रिपोर्टिंग होती है, कितना भुगतान था, कितना बकाया है, आज के दिन कितना हुआ है। आज के दिन की मैं बात करूं तो यूपी में आज 78 करोड़ का भुगतान हुआ है। पर डे के आंकड़े हैं, कितना भुगतान हुआ है, रोजाना की मॉनिटरिंग है और उसी का परिणाम है कि 50 मिले आज 100% पर है लगातार। अब किसान भाइयों से मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, मार्च 2020 में कोरोना आया, राजस्थान में मिलें बंद हुई, महाराष्ट्र में मिलें बंद हुई, उत्तर प्रदेश में एक भी दिन, एक भी घंटे के लिए कोरोना काल में शुगर मिलों को योगी जी ने बंद नहीं होने दिया। उल्टे उन्होंने बोला कि आखिरी गन्ना जब तक खेत में है तब तक मिलों को चलाना पड़ेगा। और मुजफ्फरनगर की जो मंसूरपुर चीनी मिल है वो 23 जून तक चली और इसकी प्रशंसा किसान करता है। किसान भाइयों के आशीर्वाद से, किसान भाइयों के सहयोग से, किसान भाइयों के ताकत से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी प्रशंसा किसान भाइयों ने सार्वजनिक की है कि योगी जी ने एक एक गन्ना पिराई कराने का काम किया है कोरोना काल के बावजूद भी। सोसाइटी, हमारी गन्ना सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है। आप किसान भाइयों से कल भी बात करेंगे, आप पूछना, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं होती थी जिस पर पर्ची के लिए लाठीचार्ज ना होता हो, मारामारी होती थी। छोटा किसान पिसता था, कुछ गन्ना माफिया हावी थे, उनके पास 2-2, 400, 500 पर्चियां होती थी। हमने सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया। ई गन्ना ऐप बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और हमने ई गन्ना ऐप बनाया, हमने SMS से पर्चियां भेजी और ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि आज किसी भी किसान से आप पूछना, वही किसान इस बात को आपको कहेगा कि आज हमें पर्ची में कोई कठिनाई नहीं है। आज सोसाइटी में सीजन के दौरान भी कोई भीड़ नहीं लगती किसानों की और किसान बहुत प्रसन्नता के साथ विभाग का सहयोग करते हुए अपना गन्ना डालते हैं। ये आपने जो पर्ची का जिक्र किया ये ठीक जिक्र किया है ना। हमने सोशल मीडिया पे एक कार्ड डाला था कि हमारी माननीय मंत्री जी से मुलाकात है, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछें। तो एक सवाल आया, ये सवाल है सुनील का सवाल है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं आजमगढ़ के हैं, गन्ना किसान हैं, गन्ना पर्ची में जो सुधार हुआ उसके लिए धन्यवाद देता हूं, ये उन्होंने लिखा है ना। फिर लिखा सेंटर पर घटतौली से परेशानी हो रही है, इसका क्या इलाज है, इसका लिए हमने घटतौली को, अभी मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले कहा है कि घटतौली को हमने न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। क्या किया है इसके लिए आश्वस्त होना चाहता नहीं, मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ और किसान भाइयों को पता भी है, किसान भाई हमसे बड़े ज्ञाता है। और मैं ये भी चैनल पर बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूं कि गन्ना विभाग में जो भी सुधार हमने किए हैं वो सब सुधार किसान भाइयों की राय के आधार पर ही किए हैं। किसान भाइयों में लगातार घूमने की मेरी आदत है। आदरणीय योगी जी लगातार घूमते हैं, पार्टी के हमारे नेता घूमते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी घूमते हैं, हमारे संगठन के लोग घूमते हैं। जो फीडबैक आता है उस फीडबैक को ही हम आशीर्वाद मान करके, किसान भाइयों का आशीर्वाद मान करके उसी फीडबैक को हम लोग लागू करते हैं। अच्छा, उन्हीं किसान ने ये भी सवाल लिखा है कि बीजेपी 2014 से 2017 तक कहती थी कि जी गन्ने का अगर आप 400 से कम रेट दोगे तब तो किसान की लागत ही नहीं निकल रही ठीक से। और फिर उन्होंने लिखा है कि लेकिन पिछले 4 सीज़न में ये हमें समझा रहे हैं कि 315, 320, 325 ही लाभकारी है। तो हर जगह गरारी आके रेट पे फंस रही है मंत्री जी। नहीं, एक तो 4 सीजन नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा ट्रेंड में 4 सीजन आगे हैं, लेकिन हमने आते ही पहले सीजन भाव बढ़ाया था। अच्छा, 10 रुपये। दूसरा मैंने किराए की आपको बात बताई। तीसरा हमारा मेन ध्येय था कि हम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ओर बढ़ रहे थे और छोटी छोटी बातों पर हमने ध्यान दिया। बहुत बड़ी बड़े वादे नहीं, छोटी छोटी बातों पर हमने ध्यान दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले 25 साल से आप घूमोगे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को जरूर पूछना। मैं छोटा था तो मैं देखता था और आपने भी देखा होगा, आप भी गांव से जुड़े हैं, कि हम छोटे थे तो हमारे आसपास सब जगह क्रेशर होते थे। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से क्रेशर समाप्त हो गया।
मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई राणा जी ये देखो कि क्रेशर बंद क्यों हुए, इसकी स्टडी करके मुझे बताओ। मैंने मुख्यमंत्री से कहा साहब मैंने पूरी स्टडी कर ली है, बंद इसलिए हुए हैं कि ये एक कानून बना दिया सरकार के द्वारा कि शुगर मिल से क्रेशर की जो दूरी है वो एयर डिस्टेंस 15 किलोमीटर होगी। अब चूंकि शुगर मिल जहाँ गन्ना है वहाँ शुगर मिल है, किसी की दूरी 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से दूरी नपी तो 15 किलोमीटर एयर है, तो रोड मार्ग से 25 हुआ, तो 25 पर क्रेशर को उखाड़ दिया। आगे गए तो दूसरा मिल आ गया, तीसरा मिल आ गया, तो क्रेशर उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया। दो नुकसान हुए। एक नुकसान हुआ किसान के पास वैकल्पिक बाजार समाप्त हो गया, वो मिलों पर निर्भर हो गया। दूसरा नुकसान हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार का अवसर था वो समाप्त हो गया। मैं बधाई दूंगा योगी जी को, उन्होंने कहा कैबिनेट में लेकर के आओ। हम कैबिनेट में लेकर के गए और 25 साल बाद हमने ये फैसला किया कि हमने एयर डिस्टेंस जो एयर की दूरी है वो बढ़ा करके घटा करके 15 से 7.5 कर दी। 1.5 वर्षों में 264 खांडसारी के लाइसेंस देने का काम हमने उत्तर प्रदेश में किया है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये लाइसेंस देने के कारण पिछले वर्ष 9 करोड़ कुंटल गन्ना इन क्रेशरों ने पिराई करने का काम किया है। ठीक बात है। और साथ ही लगभग 35,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होने का काम हुआ है। रोजगार का ये आपका दावा आया तो मुझे अगला सवाल ध्यान आ गया मंत्री जी। उन्होंने लिखा है, विष्णु का ये सवाल है, 2016 से चल रही गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती में सब कुछ फाइनल हो चुका है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। आपके विभाग का मामला? नहीं, हमारे ही विभाग में जो नियुक्ति रुकी थी उस नियुक्ति को ही हम लोगों ने घर से बुला करके गन्ना पर्यवेक्षकों को, और आपने देखा भी होगा, आपके चैनल ने भी लाइव किया था, मुझे अब तक याद है, 900 लोगों को सीधे प्रमाण पत्र देने का काम योगी जी ने ही किया। जो पुरानी भर्ती थी उसकी सारी टेक्निकल समस्याओं को दूर करने का काम हमने किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र ने सवाल पूछा है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। और गन्ना पर्यवेक्षकों की नई भर्ती भी, और यदि पुरानी भर्ती में कोई भी ऑब्जेक्शन है, सब समाप्त करके हम रास्ते को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग तो बहुत, जिसको डेडलाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, समयबद्ध ढंग से काम करते हैं। तो अगर आप नौजवानों को ये बता सकें कि वो जो पुरानी भर्ती है गन्ना पर्यवेक्षक की, वो कब तक हो जाएगी? आप मंत्री हैं, आपके विभाग की बात है, आप एक डेडलाइन दे सकते हैं, अधिकारी भी बाध्य होंगे उसको मानने के लिए, क्योंकि लंबित तो लंबे समय से है। मैं नौजवानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भर्ती की आप बात कर रहे हैं उसकी तकनीकी जानकारी करके मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा चैनल पर। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट बोल रहा हूं कि नौजवान तैयारी करें, हम गन्ना पर्यवेक्षकों की भर्ती लेकर के आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो दर्शकों की तरफ से है मंत्री जी, वो ये है कि अगर कभी किसी आम आदमी का, आपका, हमारा, किसी का भी, हम बैंक से कोई ऋण लेते हैं, है ना, लेट हो जाता है तो पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट मिलता है। गन्ना किसानों को ब्याज अगर भुगतान लेट है तो मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान है, निर्देश है, मिलता नहीं है। देखिए, सच बात यह है कि जिस तरह से पिछली सरकारों ने, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, बिल्कुल खुली बात। जिस तरह से पिछली सरकारों ने, एक तरह से मैं कहूँगा कि गन्ना किसान का पूरी तरह शोषण किया है। 2-2 किस्तों में पैसे मिलते थे, कई वर्षों का भुगतान नहीं होता था, तो सारे स्ट्रक्चर को भंग करने का काम किया। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कैबिनेट में ले जाकर के फैसला किया और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जो 2000 करोड़ रुपया बनता था ब्याज का, उस ब्याज को माफ करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं। बहुत सारी शुगर मिलें हैं जिन शुगर मिलों का हम लोगों ने ब्याज सुनिश्चित कराया है। हम लोगों ने मुरादनगर से हमने ब्याज दिलवाया है, हमने सरकारी मोरना से ब्याज दिलवाया है, अन्य मिलों से भी दिलवाया है, और हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। मंत्री जी, आप अब तक सारे आंकड़ों की बात कर रहे थे, बिल्कुल सब दर्ज भी हो रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि आपने अखिलेश यादव के आंकड़े तो बता दिए, लेकिन 2017 से अब तक कितने करोड़ रुपए ब्याज का दिया गया ये आपने नहीं बताया, आपने कुछ उदाहरण दिए। तो ये किसानों का प्रश्न है
कि क्या आप मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2019-20 तक का जितना भी लेट पेमेंट हुआ था सबका ब्याज सब गन्ना किसानों को मिल गया है? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, जो टूटा हुआ ढांचा था, जो लूटा हुआ ढांचा था, 1500 करोड़ रुपए की शुगर मिल 30 करोड़ रुपए में बेच दी। 30 करोड़ में। आप बुलंदशहर की चीनी मिल पर जाइए, बुलंदशहर आप जरूर जाओगे, मुझे मालूम है। आप देखोगे शहर के अंदर 25,000 रुपए गज की जमीन है, इतने का तो उसके अंदर चीनी थी, ये इल्जाम तो लगे, वो बेच दी। तो टूटे हुए ढांचे को लाइन पर लाने का काम योगी सरकार ने किया है। हम बहुत मजबूती के साथ इसे लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपने कहा था कुछ सरकारी मिलों की हालत ऐसी है, हमने पहली बार बरसों बाद शुगर मिलों को अपग्रेड करने का काम किया है, नई मिलें देने का काम किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश की मिलों का खाका योगी जी ने खींच रखा है। कोई भी मिल जर्जर नहीं रहने देंगे, कोई भी मिल बिना क्षमता वृद्धि के रहने नहीं देंगे जहां किसानों को आवश्यकता होगी। और ब्याज का पैसा निश्चित रूप से हम कटिबद्ध हैं। कब तक दे देंगे? हम चाहे ब्याज हो चाहे भुगतान हो, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा उस हर काम के लिए हम कटिबद्ध हैं। अब आखिरी में आपने इतना समय दिया, कृपा पूर्वक थोड़ा सा आपके विधानसभा पे आ जाते हैं। मैं यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कई मुझे स्थानीय फैक्टर समझाए। जैसे एक फैक्टर मुझे ये समझाया गया मंत्री जी कि आपके सजाती एक नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में है, आपके घर के लिए जब मुड़ते हैं तो उनकी होर्डिंग भी लगी हुई है, शेर सिंह राणा। तो मुझे बताया गया कि साहब वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष में चुनाव लड़ रहे थे और अगल बगल के ज़िलों में भी ये इल्ज़ाम भी लगे कि साहब प्रशासन का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करवाया गया कि सब जगह भाजपा के लोग जीत जाएं, और विधायकों ने, मंत्रियों ने गुड बुक में बने रहने के लिए साहब हमारे यहाँ इतने निर्दलीय हो गए, निर्विरोध हो गए हमारे यहाँ इतने, तो इस तरीके से किया। तो इसकी वजह से जो मंत्री जी का बेस है उसमें भी लोग नाराज़ हैं। आपको लगता है कि शेर सिंह राणा ज़िला पंचायत अध्यक्षी में जिस तरह से उनके साथ हुआ या वो नहीं जीत पाए, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आपके अपने विधानसभा में? नहीं, हम पार्टी के लोग हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और पार्टी ने पहली बार ये तय किया कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बार, पिछली बार भी लड़े थे, पिछली बार भी आधिकारिक सूची आई थी जो सदस्यों के टिकट दिए गए थे। जितना पहली बार ऐसे फोकस किया कि जिला पंचायत सदस्य तक हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़े। जहाँ तक आपने बात कही कि भाई मंत्री हैं तो लोगों ने सोचा कि भाई मंत्री हैं तो चुनाव जिताना पड़ेगा। मैं पहले तो आपको परिणाम बता दूं, यहाँ का परिणाम क्या था। शामली में जिला पंचायत के चुनाव में हम 10-9 का चुनाव हुआ, 10 मत हमारे पक्ष में पड़े, 9 वोट हमारे विपक्ष में पड़े। जहाँ 10-9 का चुनाव हो उससे बड़ी कोई पारदर्शिता हो नहीं सकती। हमारे यहाँ 5 ब्लॉक प्रमुखों की सीटें हैं, 5 की 5 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। और आपने देखा होगा कि जहाँ जिस ब्लॉक में आप बैठे हो, इस ब्लॉक में चुनाव में 105 बीडीसी है। जहाँ बैठे हो यहाँ से 50 मीटर पर ब्लॉक है। 105 बीडीसी में से विपक्ष को 16 या 17 वोट मिले, बाकी सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गांव के आदमी को मोदी और योगी ने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। अब उसे लग रहा है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, ये विकास ही विकास की बात करते हैं, विकास ही विकास करते हैं। इसलिए वो गांव की भी पार्लियामेंट ऐसी चाहते हैं, वो जिला पंचायत भी ऐसे चाहती हैं जिसका एजेंडा विकास का हो। इसलिए लोगों ने विकास के आधार पर मतदान करने का काम किया। इसको पॉलिटिकल कमेंटेटर दिल्ली के कुछ अलग ढंग से व्याख्यात करते हैं मंत्री जी। वो ये कहते हैं कि बीजेपी अब ऐसा सिस्टम चाहती है, उनके ऐसे एम्बिशन हैं कि ऊपर सबसे बड़ी पंचायत से लेकर जो बिल्कुल ग्राम पंचायत है वहाँ तक उनका काडर रूलिंग क्लास में रहे। ऐसी बात उन्होंने कही। दूसरा, आपने जैसे रिजल्ट्स की बात बताई, जब हम ज़िला पंचायत के नतीजे देखते हैं बटन तो एक ही दिन दबती है, तो वहाँ 10-9 है, मामला लगभग बराबरी का है। आपने कहा भी कि पारदर्शी चुनाव हुआ। और ब्लॉक प्रमुखी में एक तरफा है, तो मैंडेट में इतना फाँक कैसे है कि ब्लॉक प्रमुखी में आपने बताया कि हम एक तरफा जीते और उसी दिन बटन दबी तो जो आपके कैंडिडेट थे, क्योंकि ब्लॉक प्रमुखी में तो आप टिकट नहीं बांटते हो बीडीसी मेंबर के लिए, ब्लॉक प्रमुखी का जब चुनाव होता है तब आप कहते हो कि भाई हमारा इनको समर्थन। तो जिला पंचायत में वो मैंडेट लगभग 55-45 का आ गया। नहीं, मैंडेट में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, मैंडेट में कोई अंतर नहीं है। हमारा रेशो जो जिला पंचायत अध्यक्ष में है वही रेशो हमारा ब्लॉक प्रमुखी में है।
पूरे प्रदेश को आप देखेंगे। और जहाँ तक आपने मैंडेट की बात कही, देखिए मैं कह सकता हूँ कि मैं भी पहली बार चुनाव नहीं देखा, वर्षों से मैं चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हूँ। जिस तरह से ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने निर्वाचन कराया है, वो ठीक है कि जब व्यक्ति हार जाता है तो उसे कुछ ना कुछ भाषा बोलनी पड़ती है, वो कुछ ना कुछ आरोप लगाना स्वाभाविक है। आप देखिए, जहाँ 105 में 17-16 वोट विपक्ष में पड़े हो और 90 वोट पक्ष में पड़े हो, वहाँ भी आप पूछोगे तो कोई ना कोई आरोप निकल जाएगा। लेकिन स्वाभाविक क्या है कि ये लोगों का आशीर्वाद है मोदी योगी के साथ, ये जनता का आशीर्वाद है मोदी योगी के साथ। आपने मंत्री जी का ये बयान सुना, मैं रेखांकित कर देता हूँ। उनका ये कहना है कि पूरे प्रदेश में पंचायत के चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ हुए हैं। अब आप अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ सुरेश राणा जी, यहाँ पे जब हम आपके प्रतिद्वंदियों की सूची हमने निकाली, 2007 में आप चुनाव हारे, तीसरे नंबर पर रहे थे, 2012 में बिल्कुल करीबी मार्जिन से जीते और 2017 में अच्छे अंतर से चुनाव जीते। तो मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि साहब 2 कैंडिडेट हैं, उनके बीच तय होना है। रालोद सपा की सीट होगी तो कि या तो वारिस लड़ेंगे चुनाव, जो पहले विधायक भी रहे हैं, या अशरफ अली लड़ेंगे। फिर एक उड़ती उड़ती बात और आई, और चूंकि आप जानते हैं पॉलिटिक्स में परसेप्शन और ह्यूमर्स का भी अपना योगदान होता है, किसके बारे में क्या सुर्गा छोड़ दिया। तो हमसे एक सज्जन ने कहा, मंत्री जी से पूछिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक कैंडिडेट सपा रालोद से होगा तो बैलेंस करने के लिए, वोट स्प्लिट करने के लिए दूसरे कैंडिडेट को मंत्री जी स्पॉन्सर कर देंगे। ये बात भी मैंने चौक चौराहे पर सुनी। इस तरह की कोई संभावना है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को चरण वंदन करना चाहता हूँ। उसका कारण है, मैं बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, बहुत ज़मीन से, अब 50 साल मेरी आयु है, और पिछले 30 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारियों पे हूँ। 1992 में युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था, 1992 में, जब मेरी उम्र 22 साल थी। उसके बाद से प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और आपने भी चुनाव की बात करी, मैं चुनाव की बात आपसे करता हूँ। 2007 में मेरा पहला चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 23,000। फिर हमारा दूसरा चुनाव आया 12 में, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 55,500। फिर तीसरा चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 92,000। ये मेरा करिश्मा नहीं है, ये करिश्मा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, यहाँ के मतदाता का है। लगातार उन्होंने काम पर मोहर लगाई है, लगातार उन्होंने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के काम पर मोहर लगाई है। और मैं तो जितना धन्यवाद करूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का। उसका कारण है, ना मेरे पास साधन, ना मेरे पास कोई बहुत बड़े मैं घर में पैदा हुआ, ना मेरे परिवार में कोई, मेरे पूरे परिवार में कोई सभासद भी नहीं रहा। मेरा पूरा परिवार नौकरी पेशे वाला है, और कोई किसान भी है, और सब भाई नौकरी वोकरी करते हैं। लेकिन मेरे पूरे परिवार में कोई कभी गांव का प्रधान नहीं रहा, कोई सभासद नहीं रहा, कोई चुनाव नहीं लड़ा पूरे परिवार की हिस्ट्री में। कार्यकर्ता वाली पृष्ठभूमि है। और मैं सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके चला, और इस जनता के आशीर्वाद से, आज मेरी पार्टी के आशीर्वाद से, मेरे नेताओं के आशीर्वाद से, मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जिसकी आबादी 25 करोड़ है, उसकी यदि कैबिनेट में मुझे बैठने का मौका मिला, तो मैं उत्तर प्रदेश के अपने नेतृत्व को, देश के अपने नेतृत्व को, अपने मतदाताओं को मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम होगा। सेकंड लास्ट सवाल है मेरा सुरेश जी। लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा है कि खबरों में बने रहने के लिए ये ज़रूरी है और विधानसभा चाक चौबस्त रहे कि मंत्री जी विवादित बयान दें। उन्होंने कहा उसके पीछे की गणित है। अब वो गणित क्या उन्होंने हमको समझाई, वो भी मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखिए 2007 में सुरेश राणा जी चुनाव लड़ते हैं, उनको मिलते हैं 21,791 वोट, और यहाँ से अब्दुल वारिस खान जीतते हैं 41,204 वोट पाके राष्ट्रीय लोकदल के। अब 2012 में आप पहली दफ़ा विधायक बनते हैं, आपको मिलते हैं 53,719 वोट। लोगों ने कहा कि ये विधायक बने, करीबी मुकाबला था, इनकी अपनी मेहनत भी रही, क्योंकि इन्होंने अपना वोट 21,000 से बढ़ा के 53,000 किया, और वो भी तब किया जब भाजपा की कोई लहर नहीं थी 2012 में।
लेकिन एक चीज़ उनको जो फ़ायदा कर गई वो ये कि अशरफ अली लड़े राष्ट्रीय लोकदल से 53,454 वोट, यानी आपके वोटों से 250, 300, 350 कम। और अब्दुल वारिस लड़े बसपा से, उनको भी आया 50, तो एक को 50, एक को 53 समथिंग, और आप विजेता, आपको भी 53 समथिंग। तो वोट स्प्लिट हुआ 2 में। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि आपकी जीत के लिए ये हो। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव आते हैं, तो उसमें भी सुरेश राणा जी को मिलते हैं 90,995 वोट, अब्दुल वारिस को मिलते हैं 74,000, यानी लगभग मोटा माटी 16, 16,500 का मार्जिन। और जावेद राव को मिलते हैं राष्ट्रीय लोकदल से 31,000 वोट, तो 16.5 का मार्जिन प्लस 15 और। तो ये रणनीतिकार ये कहते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है सुरेश राणा जी के लिए कि वो हिंदू हित की बात करें, ताकि आखिरी में जब पोलिंग हो तो पूरी मोबिलाइज हो के पोलिंग हो। और इसलिए उनको बयान देने पड़ते हैं, कभी अशरफ अली का रेफरेंस दे के बताते हैं कि किले का इतिहास क्या है, कितना गड़ा है, कि ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो कास्ट लाइन को ब्लर करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बने रहें और अपोजिशन स्प्लिट होता रहे, क्योंकि उसी से वो अरिथमेटिक दुरुस्त होती है। वरना एक उदाहरण भी दिया, बोले वरना देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी लगातार जीत रहे थे क्योंकि हर बार वोट स्प्लिट होता था, लेकिन 17 में वैसा नहीं हुआ, तो लक्ष्मीकांत जी बड़े अंतर से आ रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ऐसा कुछ है क्या, कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है? देखिए, सच बात तो ये है कि हम कभी समीकरण में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। हम कर्म में विश्वास करते हैं और जनता की सेवा में विश्वास करते हैं। उसका उदाहरण मैं दूंगा जी। आप विशेषज्ञ हैं और पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, बहुत क्षेत्र में घूम भी रहे हैं आप, जी। मुझे बताना जरूर आप, जी। और उस विधानसभा का नाम ढूंढ करके बताना जिसमें पिछले 4 वर्षों में 5 राज्य के इंटर कॉलेज बने हों और 3 राज्य के डिग्री कॉलेज बने हों। 5 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज? यस, 5 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, 3 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एक बड़ा डायट, 800 करोड़ रुपए का 400 केवीए का बिजली घर, 16 बिजली घर 33/11 के, जिसमें 3 इस बार बने, बाकी पहले पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने बनवाए। सड़कों का जाल, सारी सड़कों का चौड़ीकरण। अभी आए थे, अभी आपने देखा होगा 6 करोड़ रुपए का गेस्ट हाउस। माने योगी जी का मैं कितना धन्यवाद करूं, मोदी जी का कितना धन्यवाद करूं। छोटी सी सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यही आपसे 50 मीटर की दूरी पर। ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया योगी जी ने, गांव के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया। जलालाबाद की आपने बात की कि अशरफ अली, वहां मैं किसी का नाम लेकर के कभी बोलता ही नहीं, लेकिन आपने बोला तो मैंने नाम ले दिया। उनके परिवार में बहुत सारे लोग राजनीतिक रहे हैं, लेकिन जलालाबाद जहां वो रहते हैं उस जलालाबाद में भी सरकारी अस्पताल नहीं था। वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम आदरणीय योगी जी ने किया। अस्पताल बनवाएंगे हम, कॉलेज बनवाएंगे हम, इंटर कॉलेज बनवाएगी भारतीय जनता पार्टी, सड़कों का जाल बिछाएगी भारतीय जनता पार्टी, 3-3 ITI बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, संगम बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, 55 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ किसान सम्मान निधि देगी भारतीय जनता पार्टी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी, या बेसिक शिक्षा का कायाकल्प करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो फिर हमें समीकरण में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। समीकरण वो जोड़ रहे हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, हम तो देखिए बिल्कुल कोरी स्लेट लेके निकले हैं ना, सबकी सब सुन रहे हैं और दर्ज करते जा रहे हैं। तो हमको बताया गया कि ये आप मेरठ कमिश्नरी और सहारनपुर कमिश्नरी की पॉलिटिक्स देखेंगे तो सुरेश राणा जी संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं और संघ का बड़ा समर्थन रहता है उनको, इसीलिए उनका कभी टिकट भी नहीं कटता और सब उनका मंत्री पद ये वो। और राजनाथ सिंह का भी बड़ा आशीर्वाद रहता है, ये बात भी कही गई। और फिर ये भी कहा गया कि आपकी और सरधना के विधायक संगीत सोम की बहुत बनती नहीं है। तो इस तरह की बातें नीचे क्यों हो रही, क्या वजह है? नहीं, संगीत सोम हमारी पार्टी के विधायक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं। हम बहुत भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, परिवार भाव है। हम छोटे से लेकर बड़े तक कार्यकर्ता सब परिवार भाव के साथ रहते हैं। परिवारवाद भी तो है ही, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, कल्याण सिंह जी के बेटे सांसद हैं, प्रपौत्र मंत्री हैं, तो परिवारवाद तो अब आपके यहाँ भी एक्सेप्टेड हो गया है। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा को डिफाइन करना पड़ेगा।
परिवारवाद मानो जहां नाकाबिल को भी काबिल बनाने का प्रयास होता हो, अच्छा, परिवार के आधार पर। अब जहां कोई व्यक्ति काबिल है, परिश्रम कर रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में है, उसका पिता यदि नेता है या उसके पिताजी एमएलए है, तो क्या शर्त है बेटा एमएलए नहीं बन सकता? नहीं, बिल्कुल। और आते तो अपनी अपनी पृष्ठभूमि पर खड़ा है। और जहां तक आशीर्वाद की बात है, आपने कहा कि बहुत सारे नेताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त, मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय योगी जी, और सबसे बड़ी हमारे संगठन के कार्यकर्ता, चूंकि मैं खुद कार्यकर्ता की पृष्ठभूमि का हूं, मैंने पहले भी स्वीकार किया बहुत बड़े मन से इस बात को, मुझे कोई गुरेज नहीं है टीवी चैनल पर बोलने में कि मैं बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं। मेरी क्षमताएं, मेरी बहुत ज़्यादा योजनाएं भी कोई ऐसी नहीं थी। सामान्य पृष्ठभूमि में पढ़ा, सामान्य पृष्ठभूमि में पैदा हुआ, सामान्य कस्बे में पैदा हुआ। मेरी पार्टी के कारण, मेरे नेताओं के कारण और मेरे यहाँ के मित्रों के कारण, हमारे मतदाताओं के कारण इस क्षेत्र के मुझे आशीर्वाद मिला और उस कारण से मेरी आवाज़ में ताकत आई। उन्होंने मेरी आवाज़ में ताकत पैदा करने का काम किया। और सदन के अंदर भी आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 12 से 17 तक टॉप क्वेश्चन गेनर में फर्स्ट 10 में आपके इस विधायक का नाम था। फर्स्ट 10 में जेल से लेकर के सड़क तक, लगातार सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करने का काम हम लोगों ने किया। पार्टी के एजेंडे पर पार्टी ने जो कार्यक्रम दिया उसको हमने फॉलो करने का काम किया। चूंकि मैं व्यक्तिगत कुछ भी नहीं हूं, जो भी है मेरी पार्टी है। ठीक बात है। आपने जेल का जिक्र किया, इसलिए पूछ लेता हूँ, आप बांदा जेल में भर्ती रहे। बांदा जेल बड़ी चर्चा में रहती है। फिलहाल मुख्तार अंसारी हैं 2000। कैसा था जेल का? वो आपकी पहली जेल यात्रा थी जिसमें इस तरह से कारावास में रहना पड़ा हो, या पहले भी राजनीतिक आंदोलन के चलते आपको? दरअसल क्या है कि वो विषय ऐसा था कि जेल जेल नहीं लगती थी। जिस विषय के आधार पर, जिस विषय में हम लोगों को गिरफ्तार किया था, तो मुझे याद है मैं विधानसभा के अंदर बोल रहा था, तो विधानसभा के अंदर एक दंगे का प्रश्न आया। तो दंगे के प्रश्न पर सामने से बहुत प्रभावी मंत्री समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में थे, उन्होंने सवाल किया। कौन मंत्री थे? हम सब जानते हैं। और तमाम, नाम लेने से क्यों बचते हैं? मैं बिल्कुल, मेरी उत्सुकता है। मैं नाम लेने से बिल्कुल नहीं बचता, लेकिन इस क्षेत्र में सबको पता है। आप कल किसी से भी पूछ लेना, दंगे, मंत्री जी, दर्शक तो पूरे देश और दुनिया दंगे का आरोपी कौन? आप पूरे क्षेत्र में किसी से पूछ लेना। यदि जनता ने आपको बोल करके जवाब ना दिया तो मुझे टेलीफोन करना। मंत्री जी भी तो बड़ी स्पष्ट है। तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मंत्री कौन कि जब वहां बहस हुई जी, तो मैंने सदन में कहा, अखिलेश यादव जी बार बार बोल रहे थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे, वो बोल रहे थे कि भाई बताओ, आप कह रहे हो तो ये तो बताओ दंगा किसने कराया। मैं सामने खड़ा था, क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा था। तो मैंने कहा, दंगा कराने वाले को यदि आप जानना चाहते हो ईमानदारी से, तो स्पष्ट मैं आपको कह रहा हूं, दंगा उसने कराया जो आपके बराबर में बैठा है। ये सदन की कार्रवाई में भी आपको मिल जाएगा। उनके बराबर में तो आजम खान बैठे थे। मैंने कहा जो आपके बराबर में बैठा उसने दंगा कराया। जी। तो ये बोलने के बाद क्या होता है कि जैसे ही मैं सदन से बाहर निकलता हूं, तो सदन से बाहर निकलते ही 50-60 गाड़ियां घेर लेती है और लखनऊ से ही मेरी गिरफ्तारी होती है। अच्छा। लखनऊ से कालिदास जो चौराहा है आपने देखा होगा, उससे आगे चलते 10-90 जो चौराहा है, 10-90 से गिरफ्तारी हुई। चूंकि मैं निकल करके चला था तभी सारी गाड़ियों ने घेर लिया और कहा चलो भाई आपकी गिरफ्तारी हो रही है। तो उस समय भी मैंने बयान दिया था कि ये गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं तो विधायक हूँ, उस समय मैं विधायक था। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके आतंक से डरने वाला नहीं है। बहन बेटियों के सम्मान के लिए, देश के लिए, अपने मिशन के लिए, इसलिए हम बोलते हैं नेशन फर्स्ट। हमारे नेतृत्व ने कहा नेशन फर्स्ट, मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट। अपने देश के लिए, अपने वातावरण के लिए यदि हमें 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। इसलिए कोई जेल नहीं लगी और लगता था कि हमारा मिशन है, बहनों के मान सम्मान के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। छेड़खानी करेगा उसका विरोध हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हम उनसे उम्मीद करेंगे जिनकी सरकारों में उनके पार्टी के लोग खड़े होकर के सीटीबाजी करते थे? क्या हम उनसे उम्मीद करेंगे जो दंगाइयों को सरकारी जहाज से बुलाते थे? क्या हम उनसे उम्मीद करेंगे जिन्होंने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के आरोपियों से, आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की? क्या हम उनसे उम्मीद करेंगे बहन बेटियों की रक्षा की, जो चाहे बनारस हो चाहे अन्य जगह हो, जो बम ब्लास्ट में लोग शामिल होते हैं, उनके मुकदमे वापस लेने की सरकार ने बात की?
अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं लखनऊ के अंदर, और आगरा में समाजवादी पार्टी के धरने में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या हम उनसे हम बहन बेटियों की सम्मान की हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? तो स्पष्ट एजेंडा था कि उनसे हम बहन बेटियों के सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, इसलिए अपनी बात को मजबूती से कहना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी बन गया। हम नहीं देख सकते थे कि किसी बहन बेटी के साथ कोई अपमान की शिकार हो, और इसलिए हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। हमारे पूरे नेतृत्व का आशीर्वाद हमारे साथ था, एक एक कार्यकर्ता के साथ नेतृत्व का आशीर्वाद रहता है। और विचारधारा की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। एक विचार है जो देश से आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है, एक विचार है जो आतंकियों से मुकदमे वापस लेना चाहता है, एक विचार है जो लादेन के सामने भी जी लगाता है। ओसामा बिन लादेन जी सबको मालूम है किसने लगाया था। एक विचार है जो बटाला हाउस की मुठभेड़ को कहता है ये फर्जी है, और इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जैसा जाबाज हमारा एक इंस्पेक्टर शहीद हो जाता है, उसकी शहादत पर प्रश्न उठाता है। आज कोर्ट का फैसला आया, डूब के मर जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा कि बटाला हाउस में जो मुठभेड़ हुई थी वो सत्यता के आधार पर थी, वो आतंकी थे। कोर्ट का फैसला आया तो उन लोगों ने शर्मिंदगी नहीं होने क्या? कुल मिलाकर के विचार की लड़ाई है, और विचार ये है अब तालिबान के अंदर आप देखिए वो तालिबानी कर, ठीक जिक्र ले आए, तालिबान उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा है क्या? मैं केवल ये कहूंगा कि बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की नहीं है। नहीं, मेरी उत्सुकता है क्योंकि लोग चर्चा तो करते हैं। बात देश की रक्षा सुरक्षा की है, बात प्रदेश की रक्षा सुरक्षा की है। यदि समाजवादी पार्टी का सांसद, यदि समाजवादी पार्टी के नेता अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, यदि वो तालिबान के पक्ष में बयान देते हैं तो क्या है ये? उनके दिमाग में घुसा है, उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। वो विकास की बात कर नहीं सकते, विकास का मुद्दा उनके पास है नहीं। वो केवल इस प्रकार के बयान दे करके, इस प्रकार की बातों को भड़का करके कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए इस बात को कि इस देश के अंदर, इस देश की जनता ने सिद्ध कर दिया, एक नहीं दो बार इस प्रदेश की जनता ने सिद्ध कर दिया। 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, बड़े बड़े गठबंधन ध्वस्त कर दिए, बड़े बड़े गठबंधन। 19 में गठबंधन हुआ, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इतना बड़ा गठबंधन दिखता था। पार्टी के बाहर के लोगों को छोड़ो, मैं तो पार्टी के अंदर का व्यक्ति हूँ, हम लोगों को भी लगता था ये इतना बड़ा गठबंधन कैसे ब्रेक होगा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जनता की मोहर, आदरणीय योगी जी की नीतियों पर, विकास पर जनता की मोहर, और आपने देखा हुआ कितना बड़ा गठबंधन धराशायी कर दिया। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, बूथ अध्यक्ष तक की मेहनत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, बीजेपी का एक एक व्यक्ति रात दिन परिश्रम, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम है। तो ये आपने तालिबान की बात कही, वो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के बयान दे करके, घिनौने बयान, और मैं तो कहूँगा राष्ट्र विरोधी बयान, लेकिन मित्र उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कोरोना काल था, कोरोना काल का मतलब ये था कि पूरी दुनिया ने देखा कि कोरोना का संकट कितना बड़ा संकट, और कोरोना काल आया तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम राजनीतिक आधार से ऊपर उठ करके सब सामूहिक जिम्मेदारी स्वीकार करें। यहाँ लोग बयान देते हैं कि तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि साहब ये मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है वो जा रहे हैं नोएडा से पैदल पैदल, और हमारी आंखों में आंसू हैं साहब, हमारा बड़ा मर्म जाग रहा है और हम 1000 बसें देना चाहते हैं। योगी जी ने कहा बसों की सूची भेज दो, तो प्रियंका जी ने सूची भेजी तो 500 ट्रैक्टर के नंबर थे, 250 टेम्पो के नंबर थे। जो इतने संवेदनहीन हो कि कोरोना के समय में भी बस की जगह टेम्पो के नंबर देते हो, उनसे दोस्त क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। मंत्री जी थोड़ा समय कमी है, कोरोना पे हम लोगों ने भी बहुत डिटेल में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो कोरोना को लेकर आपकी सरकार का भी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, और ये बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें तब सेकेंड वेव में आपके ही कई सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिख के सरकार को सूचित किया। खैर, आपने गन्ना मंत्री के तमाम बातें, तमाम दावे सुने, इसके बारे में आपकी जो राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लल्लन टॉप का ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। पक्ष विपक्ष, सत्ता और सत्ता के बरक्स जो दावेदारी कर रहे हैं उन सब की बातें, और जिनके बिना पे यानी आपके बिना पे दावेदारियां हो रही हैं उनकी दर तक हम आते रहेंगे। जनता का बयान,
ज़मीनी हकीकत बताने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू।